Hey, welcome to this video. Today's video is about the fourth part, that is the fourth night. आशा करता हूँ आप पिछले 3 पार्ट्स बहुत एंजॉय किया होगा और अगर आपने अभी तक तीनों पार्ट्स नहीं सुने हो तो आप बहुत बड़ी मिस कर रहे हो। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाके सुनो। The concept of this fourth night is where the central of the world is. Let's go through the text. अगले हफ्ते युवा फिर से दार्शनिक के दफ्तार में आया और नाराज चेहरे से दरवाज़ा नॉक किया। टास्क अलग करने का आइडिया ज़रूर यूज़फुल है, तुमने मुझे लास्ट टाइम बिल्कुल कन्विंस कर दिया था, पर ये तो एक बहुत अकेला जीने का तरीका है। टास्क अलग करके और अपने इंटरपर्सनल रिलेशंस को हल्का करके ये तो बस दूसरों से अपना कनेक्शन काटना ही है, और उसके ऊपर तुम मुझे कह रहे हो कि दूसरों से डिसलाइक होना ही फ्रीडम है, तो मैं फ्री नहीं होना चाहता। फोर्थ नाइट का पहला पॉइंट, इंडिविजुअल साइकोलॉजी एंड होलिज्म। दार्शनिक पूछते हैं क्या हो गया, आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। युवा बोलते हैं देखो, जब से हम मिले थे मैं टास्क अलग करने और फ्रीडम के बारे में शांत और ध्यान से सोच रहा था। मैं अपने इमोशंस को सेटल होने का वेट किया और फिर अपना रीजनिंग माइंड अप्लाई किया, पर टास्क अलग करना रियलिस्टिक नहीं लगता है। दार्शनिक बोलते हैं ठीक है, आगे बोलो। युवा बोलते हैं टास्क अलग करना बेसिकली एक ऐसा आइडिया है जो ये कहता है मैं हूँ और तुम हो। हाँ, शायद इस तरह से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम कम हो सकता है, पर क्या तुम ये सच में कहना चाहते हो कि ऐसी लाइफ सही है? मेरे लिए तो ये एक बहुत सेल्फ सेंटर्ड मिसगाइडेड इंडिविजुअलिज्म लगता है। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तुमने मुझे बताया था कि एडलरियन साइकोलॉजी को फॉर्मली इंडिविजुअल साइकोलॉजी कहा जाता है। वो टर्म मुझे बहुत देर तक परेशान कर रहा था, पर मैं फाइनली समझ लिया कि क्यों। जब तुम एडलरियन साइकोलॉजी या इंडिविजुअल साइकोलॉजी कह रहे हो, वो बेसिकली एक ऐसी इंडिविजुअलिज्म का स्टडी है जो लोगों को आइसोलेशन में ले जाता है। दार्शनिक बोलते हैं यह सच है कि एडलर ने जो टर्म इंडिविजुअल साइकोलॉजी बनाया था उसमें कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग इनवाइट कर सकता है। मैं अभी तुम्हें समझाऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सबसे पहले इटिमोलॉजिकली बोलूँ तो इंडिविजुअल वर्ड का मतलब इंडिविजिबल है। युवा पूछते हैं इंडिविजिबल इसका मतलब क्या है? दार्शनिक बोलते हैं दूसरे शब्दों में यह सबसे छोटा पॉसिबल यूनिट है और इसीलिए इसको और नहीं तोड़ा जा सकता। अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या चीज़ है जो तोड़ी नहीं जा सकती? एडलर ने हर तरह के ड्यूअलिस्टिक वैल्यू सिस्टम से विरोध किया था, जो माइंड को बॉडी से अलग ट्रीट करता था, रीजन को इमोशन से अलग या कॉन्शियस माइंड को अनकॉन्शियस माइंड से अलग। युवा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है इसका पॉइंट क्या है? दार्शनिक बोलते हैं जैसे क्या तुम्हें वो स्टोरी याद है जिसमें एक फीमेल स्टूडेंट मुझे काउंसलिंग लेने आई थी अपने ब्लशिंग का डर के लिए? उसने ब्लशिंग का डर क्यों डेवलप किया? एडलरियन साइकोलॉजी में फिजिकल सिम्टम्स को माइंड से अलग नहीं माना जाता, माइंड और बॉडी को एक माना जाता है और एक होल जो पार्ट्स में नहीं डिवाइड किया जा सकता। माइंड में टेंशन हो तो आर्म्स और लेग सेक हो सकते हैं या चीक्स रेड हो सकते हैं और डर से फेस वाइट हो सकता है। युवा बोलते हैं हाँ ठीक है, माइंड और बॉडी का कुछ पार्ट्स कनेक्टेड होते हैं। दार्शनिक बोलते हैं रीजन और इमोशन, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के लिए भी यही बात सही है। एक नॉर्मली कूल हेडेड इंसान नहीं एक्सपेक्ट करता कि उसको वायलेंट इमोशन का फीड आया और किसी पे बहुत साउट करने लगा। हम इमोशन से नहीं मारे जाते जो समहाउ हमसे इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं। हम सब एक यूनाइटेड होल हैं। युवा बोलते नहीं, ये सही नहीं है। ये इसीलिए है क्योंकि हमारे पास माइंड और बॉडी, रीजन और इमोशन, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को क्लियरली अलग अलग देखने की एबिलिटी है कि हम लोगों को सही तरीके से समझ सके। ये तो ऑब्वियस है ना? दार्शनिक बोलते हैं जरूर, ये सच है कि माइंड और बॉडी अलग चीज़ है, रीजन और इमोशन अलग है और कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड दोनों एग्जिस्ट करते हैं। पर फिर भी जब कोई रेज में फ्लाइट हो जाता है और किसी पे साउट करता है तो वो खुद को एज ए होल समझता है और साउट करने का चूज करता है। कोई भी नहीं सोचता कि इमोशंस जो समहाउ इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, जैसे उनके इंटेंशंस से रिलेटेड ने उस साउटिंग वॉइस को प्रोड्यूस किया। जब कोई आई को इमोशन से अलग करता है और सोचता है ये इमोशन ने मुझे ऐसा करवाया या इमोशन ने मुझे जीत लिया और मैं कुछ नहीं कर पाया, तो ऐसी सोच जल्दी से लाइफ बन जाती है। युवा बोलते हैं तुम उस टाइम की बात कर रहे हो जब मैंने उस वेटर से चिल्लाया था, है ना? दार्शनिक बोलते हैं हाँ, ये इंसान को आई एज ए होल देखने का नजरिया है।
एक इंडिविजिबल बीइंग जो पार्ट्स में नहीं टूटा जा सकता है, इसको होलिज्म कहा जाता है। युवा बोलते हैं ठीक है, पर मैं तुमसे एकेडमिक थ्योरी नहीं पूछ रहा था जो तुम इंडिविजुअल का डेफिनेशन दे रहे हो। देखो, अगर तुम एडलेरियन साइकोलॉजी और लॉजिकल कंक्लूजन तक जाते हो तो वो बेसिकली ये कहता है कि मैं हूँ और तुम हो, और लोगों को आइसोलेशन की तरफ ले जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इंटरफेयर नहीं करूँगा तो तुम भी मुझे इंटरफेयर मत करो और हम दोनों जो चाहे वैसे जीते रहो। प्लीज मुझे सीधा सीधा बताओ कि तुम्हारे इस पॉइंट का अवेयरनेस क्या है। दार्शनिक बोलता है ठीक है, सब प्रॉब्लम्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम है। तुम्हें एडलेरियन साइकोलॉजी का ये बेसिक टेनेंट समझ में आता है या नहीं? युवा बोलते हैं हाँ आता है। इंटरपर्सनल रिलेशंस में नॉन इंटरफेरेंस का आइडिया, ये कहें तो टास्क अलग करने का आइडिया, शायद ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का तरीका बन गया था। दार्शनिक बोलते हैं ये कुछ मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाने के लिए एक सर्टेन डिग्री ऑफ डिस्टेंस चाहिए। साथ ही साथ लोग जो बहुत क्लोज हो जाते हैं वो एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते हैं, तो बहुत दूर होना भी अच्छा नहीं है। प्लीज टास्क अलग करने को ऐसी चीज मत समझो जो दूसरों को दूर रखने के लिए है। इंस्टेड इसको एक ऐसी सोचने का तरीका समझो जिससे तुम अपने इंटरपर्सनल रिलेशंस के कॉम्प्लेक्स थ्रेड्स को अनरवल कर सकते हो। युवा बोलते हैं थ्रेड्स अनरवल करना ये कैसी बात है? दार्शनिक बोलते हैं बिल्कुल, अभी तुम्हारे थ्रेड्स और दूसरों के थ्रेड्स सबको एक कंफ्यूज्ड मेज में टैंगल्ड अप है और तुम उसी कंडीशन में दुनिया को देख रहे हो। रेड, ब्लू, ब्राउन और ग्रीन सब कलर्स मिक्स हो रहे हैं। तुम इसको कनेक्शन समझ रहे हो, पर यह कनेक्शन नहीं है। युवा बोलते हैं तो फिर तुम कनेक्शन को क्या समझते हो? दार्शनिक बोलते हैं लास्ट टाइम मैंने टास्क अलग करने को इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का प्रिस्क्रिप्शन बताया था, पर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऐसी चीज नहीं है जो बस टास्क अलग करने से खत्म हो जाता है। टास्क अलग करना एक्चुअली इंटरपर्सनल रिलेशंस का पॉइंट ऑफ डिपोजर है। डिस्कशन को डीपर ले जाते हैं और एड्रेस करते हैं कि इंटरपर्सनल रिलेशंस को एज ए होल एडलेरियन साइकोलॉजी में कैसे देखा जाता है, और सोचते हैं कि हमें दूसरों के साथ किस तरह के रिलेशनशिप फॉर्म करना चाहिए। फोर्थ नाइट का सेकेंड पॉइंट, द गोल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज अ फीलिंग ऑफ कम्युनिटी। युवा बोलते हैं ठीक है, मुझे एक सवाल है, प्लीज मुझे एक सिंपल आंसर दो जो मैटर के हार्ट तक जाए। तुमने कहा था कि टास्क अलग करना इंटरपर्सनल रिलेशंस का पॉइंट ऑफ डिपोजर है, तो अब मुझे तुम ये बताओ इंटरपर्सनल रिलेशंस का गोल क्या है? दार्शनिक बोलते हैं मैटर के हार्ट तक जाने के लिए ये कम्युनिटी फीलिंग है। युवा बोलते हैं कम्युनिटी फीलिंग वो क्या है? दार्शनिक बोलते हैं हाँ, ये एडलेरियन साइकोलॉजी का एक की कॉन्सेप्ट है और इसके एप्लीकेशन पर बहुत डिबेट हुए हैं। एक्चुअली एडलर के कम्युनिटी फीलिंग का कॉन्सेप्ट प्रपोज करने से बहुत लोग उससे अलग हो गए। युवा बोलते हैं वाह, मुझे तो ये बहुत फैसिनेटिंग लगता है, ये कॉन्सेप्ट क्या है? दार्शनिक बोलते हैं पिछली बार से पहले मैंने एक बात उठाई थी कि हम दूसरों को कैसे देखते हैं, ये कहे तो एनिमीज या कॉमरेड्स के तौर पर। अब इसको एक स्टेप डीपर ले आओ। अगर दूसरे लोग हमारे कॉमरेड्स हैं और हम उनके बीच में रहते हैं तो हमें अपनी लाइफ में अपना रिफ्यूजी मिलना चाहिए, और इसके साथ ही साथ हमें अपने कॉमरेड्स के साथ शेयर करने की और कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करने की डिज़ायर होनी चाहिए। ये सेंस ऑफ अदर्स एज कॉमरेड्स, ये अवेयरनेस ऑफ हैविंग वंस ओन रिफ्यूजी को कम्युनिटी फीलिंग कहा जाता है। युवा पूछते हैं पर इसमें डिबेट करने वाली बात कौन सी है? ये तो एक बिल्कुल इररिफ्यूटेबल पॉइंट लगता है। दार्शनिक बोलते हैं इश्यू ये है कि कम्युनिटी क्या होता है, इसमें क्या क्या आता है, और जब तुम कम्युनिटी वर्ड सुनते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या इमेजेस आते हैं? युवा बोलते हैं ऐसे फ्रेमवर्क्स होते हैं जैसे अपना हाउस होल्ड, स्कूल, वर्क प्लेस या लोकल सोसाइटी। दार्शनिक बोलते हैं जब एडलर कम्युनिटी के बारे में बोलते हैं तो वो हाउस होल्ड, स्कूल, वर्क प्लेस और लोकल सोसाइटी से आगे जाते हैं और इसको ऑल इंक्लूसिव ट्रीट करते हैं, जो सिर्फ नोशंस और ह्यूमैनिटी को ही कवर नहीं करता पर पूरी टाइम एक्सिस को भी पास से फ्यूचर तक, और वो प्लांट्स और एनिमल्स और इवन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को भी इंक्लूड करता है। युवा थोड़ा घबरा जाता है। दार्शनिक फिर से बोलते हैं दूसरे शब्दों में वो ये कहते हैं कि कम्युनिटी सिर्फ वो प्री एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स नहीं है जो वर्ड सुनते ही दिमाग में आते हैं,
पर वो लिटरली एवरीथिंग को भी इंक्लूड करती है, पास्ट से फ्यूचर तक। युवा बोलते हैं कुछ भी, अब तो तुम पक्का बकवास कर रहे हो। यूनिवर्स, पास्ट और फ्यूचर, तुम जमीन पर क्या बोल रहे हो? दार्शनिक बोलते हैं जो भी ये सुनते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे ही डाउट्स रखते हैं। ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो एकदम समझ में आ जाए। एडलर खुद मानते थे कि वो कम्युनिटी जो वो कह रहे हैं वो एक अनअटेनेबल आइडियल थी। युवा बोलते हैं ये बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा है। क्या तुम सच में ये कम्युनिटी फीलिंग जो भी है, जो पूरा यूनिवर्स को इंक्लूड करता है, वो समझते और एक्सेप्ट करते हो? दार्शनिक बोलते हैं मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बिना इस पॉइंट को समझे एडलरियन साइकोलॉजी को ट्रूली कंप्रीहेंड नहीं किया जा सकता। युवा बोलते हैं ठीक है। दार्शनिक बोलते हैं जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, एडलरियन साइकोलॉजी का ये व्यू है कि सब प्रॉब्लम्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम है। इंटरपर्सनल रिलेशंस दुख का सोर्स है, और उल्टा भी कह सकते हैं इंटरपर्सनल रिलेशंस खुशी का सोर्स भी है। युवा बोलते हैं सही बात। दार्शनिक बोलते हैं और उसके साथ ही कम्युनिटी फीलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है हैप्पी इंटरपर्सनल रिलेशंस के लिए। युवा बोलते हैं ठीक है, मुझे इसके बारे में सब कुछ सुनना है। दार्शनिक बोलते हैं कम्युनिटी फीलिंग को सोशल इंटरेस्ट भी कहा जाता है, ये कहे तो सोसाइटी में इंटरेस्ट। तो अब मुझे तुमसे एक सवाल है, क्या तुम्हें पता है कि सोशियोलॉजी की पॉइंट ऑफ व्यू से सोसाइटी का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? युवा बोलते हैं सोसाइटी का सबसे छोटा यूनिट, मैं कहता हूँ फैमिली। दार्शनिक बोलते नहीं, ये यू एंड आई है। जब दो लोग होते हैं सोसाइटी उनके प्रेजेंस में इमर्ज होती है और कम्युनिटी भी वहाँ इमर्ज होती है। एडलर के कम्युनिटी फीलिंग को समझने के लिए ये एडवाइजेबल है कि यू एंड आई को स्टार्टिंग पॉइंट से यूज़ करो। युवा बोलते हैं तो सेल्फ से अटैचमेंट, दूसरों के लिए कंसर्न, ये सब क्या है? दार्शनिक बोलते हैं तुम सेल्फ इंटरेस्ट से सोशल इंटरेस्ट की तरफ स्विच करते हो। युवा बोलते हैं सेल्फ इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट, ये सब का मतलब क्या है? फोर्थ नाइट का थर्ड पॉइंट, वाई आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन माई सेल्फ। दार्शनिक बोलते हैं अच्छा, तो इसको हम कॉन्क्रीट तरीके से समझते हैं। साफ साफ बात करने के लिए सेल्फ अटैचमेंट की जगह में सेल्फ सेंटर्ड शब्द का इस्तेमाल करूंगा। आपके हिसाब से जो व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड है वो कैसा इंसान है? युवा बोलते हैं मुझे लगता है कि पहली बात जो दिमाग में आती है वो ये है कि ऐसा इंसान जो टायरेंट जैसा हो, जो हर वक्त हुक्म करता हो, दूसरों को परेशान करने में कोई दिक्कत ना हो और सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचे, जो ये सोचे कि दुनिया उसके आसपास घूमती है और वो एक डिक्टेटर की तरह राज करता है जो पूरे अधिकार और ताकत से चलता हो। वो ऐसा इंसान जो हर किसी के लिए बहुत सारी परेशानी पैदा करता हो। कोई ऐसा जो शेक्सपियर द किंग लियर जैसा हो, एक टिपिकल टायरेंट। दार्शनिक बोलते हैं समझ गया। युवा बोलते हैं लेकिन दूसरी तरफ वो ज़रूरी नहीं कि वो टायरेंट ही हो। एक ऐसा इंसान जो एक ग्रुप और हार्मनी डिस्टर्ब करता हो, उसको भी सेल्फ सेंटर्ड कह सकते हैं। वो भी ऐसा जो ग्रुप में काम नहीं कर सकता और अकेला काम करना पसंद करता हो। वो कभी भी अपने एक्शंस पर गौर नहीं करता, चाहे वो अपॉइंटमेंट्स के लिए लेट हो या प्रॉमिसेस ना पूरे करे। एक शब्द में बोले तो ये एक इगोइस्टिक है। दार्शनिक बोलते हैं बिल्कुल, ये वो इमेज है जो जनरली सेल्फ सेंटर्ड लोगों के बारे में सोचते हैं। लेकिन एक और तरह का इंसान भी है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। वो लोग जो टास्क को सेपरेट नहीं कर पाते और रिकग्निशन के डिज़ायर से ऑब्सेस्ड होते हैं, वो भी बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। युवा पूछते हैं वो क्यों? दार्शनिक बोलते हैं रिकग्निशन की डिज़ायर का रियलिटी समझो। दूसरे लोग आपको कितना ध्यान देते हैं और उनका आपके बारे में क्या जजमेंट है, मतलब वो आपकी डिज़ायर को कितना सेटिस्फाई करते हैं। जो ऐसी रिकग्निशन की डिज़ायर से ऑब्सेस्ड होते हैं वो दूसरों को देखने लगते हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ अपने आप को ही देखते हैं। उनमें दूसरों के लिए कंसर्न नहीं होता और वो सिर्फ आई से ही कंसर्न रहते हैं। सीधे शब्दों में वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। युवा बोलते हैं तो आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे जैसा लोग जो दूसरों के जजमेंट से डरते हैं वो भी सेल्फ सेंटर्ड है, चाहे मैं कितना भी दूसरों का ध्यान रखूं और उनके हिसाब से एडजस्ट करूं। दार्शनिक बोलते हैं हाँ, इस सेंस में कि आप सिर्फ आई से ही कंसर्न हैं। आप सेल्फ सेंटर्ड है, आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपकी तारीफ करें और इसीलिए आप उनका आपको देखने का तरीका परेशान करता है। ये दूसरों के लिए कंसर्न नहीं है, यह सिर्फ सेल्फ अटैचमेंट है।
युवा बोलते हैं, लेकिन युवा को टोक कर दार्शनिक बोलते हैं, ये मैंने पिछली बार भी बताया था। बात यह है कि कुछ लोग आपको पसंद नहीं करते। यह इस बात का प्रूफ है कि आप फ्रीडम में रहते हैं। आपको इस बात का एहसास हो सकता है कि ये थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपने आज के डिस्कशन से ये समझ लिया है, एक ऐसा जीने का तरीका जिसमें इंसान दूसरों के नज़रिए से परेशान रहता है, वो सेल्फ सेंटर्ड लाइफस्टाइल में जिनमें इंसान का सिर्फ आई ही कंसर्न होता है। युवा बोलते हैं, ये तो एक हैरत अंगेज बात है। दार्शनिक बोलते हैं, सिर्फ आप नहीं बल्कि सभी लोग जो आई से अटैच्ड होते हैं वो सेल्फ सेंटर्ड है, और यही वजह है कि सेल्फ अटैचमेंट से कंसर्न फॉर अदर्स में स्विच करना जरूरी है। युवा बोलते हैं, ठीक है, तो हाँ ये सच है कि मैं हमेशा सिर्फ अपने आप को ही देखता हूँ, ये मैं मानता हूँ। मैं हमेशा दूसरों का मुझसे देखने का तरीका से परेशान रहता हूँ, लेकिन मैं उनको कैसे देखता हूँ इस बात से नहीं। अगर आप कह रहे हैं कि मैं सेल्फ सेंटर्ड हूँ तो इसको रिफ्यूट करने के लिए मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन इस तरह सोचो, अगर मेरी ज़िंदगी एक फीचर लेंथ मूवी होती तो प्रोटैगनिस्ट ज़रूर आ ही होता, है ना। प्रोटैगनिस्ट पर कैमरा पॉइंट करना भी इतना बुरी बात है क्या। फोर्थ नाइट का फोर्थ पॉइंट, यू आर नॉट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। दार्शनिक बोलते हैं, चलो चीज़ें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम सभी एक कम्युनिटी के मेंबर हैं और वही हमारा बिलोंग करता है। कम्युनिटी में अपना एक रिफ्यूज का एहसास होना, ये महसूस करना कि यहाँ रहना ठीक है, और बिलोंगिंग का सेंस होना, ये सभी बेसिक ह्यूमन डिज़ायर्स हैं। चाहे वो किसी का पढ़ाई हो या काम या दोस्ती हो या फिर प्यार या शादी हो, ये सभी चीज़ें उसी चीज़ से जुड़े हैं कि हम किस जगह और रिश्ते में महसूस करते हैं कि यहाँ रहना ठीक है। आप एग्री करते हैं ना। युवा बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, यही तो बात है। दार्शनिक बोलते हैं, और ज़िंदगी का प्रोटैगनिस्ट है आई। इस सोच में अब तक कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आई दुनिया का सेंटर नहीं चलाता, जबकि आई जिंदगी का प्रोटैगनिस्ट है। वो कभी भी कम्युनिटी का एक मेंबर और पार्ट फॉर द होल नहीं होता। युवा कंफ्यूज होकर प्रश्न करते हैं, पार्ट फॉर द होल। दार्शनिक बोलते हैं, वो लोग जो सिर्फ अपने लिए ही कंसर्न रहते हैं, वो ये सोचते हैं कि वो दुनिया का सेंटर पर है। ऐसे लोगों के लिए दूसरे लोग सिर्फ मेरे लिए कुछ करेंगे लोग होते हैं। वो आधा सचमुच ये मानते हैं कि बाकी सब लोग उनके लिए ही एग्जिस्ट करते हैं और उनके फीलिंग को प्रायोरिटी देना चाहिए। युवा बोलते हैं, जैसे कि एक राजकुमार या राजकुमारी। दार्शनिक बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, वो जिंदगी के प्रोटैगनिस्ट से दुनिया के प्रोटैगनिस्ट बन जाते हैं। इसीलिए जब भी वो किसी दूर इंसान से कांटेक्ट में आते हैं तो उनका बस यही सोचना होता है कि ये इंसान मुझे क्या देगा। लेकिन एक बात और राजकुमारों और राजकुमारियों के लिए नहीं लगती, ये एक्सपेक्टेशंस हर बार सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि दूसरे लोग आपकी एक्सपेक्टेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं जीते। युवा बोलते हैं, सही बात। दार्शनिक बोलते हैं, फिर जब वो एक्सपेक्टेशन सेटिस्फाई नहीं होती तो वो बहुत निराश हो जाते हैं और महसूस करते हैं जैसे उनको बहुत बुरा इंसल्ट हो गया हो, और वो रिसेंटफुल हो जाते हैं और सोचते हैं कि उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, उसने मुझे धोखा दिया, वो अब मेरा साथी नहीं है, वो मेरा दुश्मन है। वो लोग जो ये मानते हैं कि वो दुनिया के सेंटर पर है, वो जल्दी ही अपने साथियों को खो देते हैं। युवा बोलते हैं, ये अजीब बात है। क्या आपने नहीं कहा था कि हम एक सब्जेक्टिव वर्ल्ड में रहते हैं? जब तक दुनिया एक सब्जेक्टिव स्पेस है, मैं ही उसका सेंटर हो सकता हूँ, मैं किसी और को वहाँ नहीं रहने दूंगा। दार्शनिक बोलते हैं, मुझे लगता है कि जब आप दुनिया की बात करते हैं तो आपके दिमाग में कुछ ऐसा है जैसे कि दुनिया का मैप। युवा बोलते हैं, दुनिया का मैप, आप क्या कह रहे हैं? दार्शनिक बोलते हैं, जैसे कि फ्रांस में जो दुनिया का मैप यूज़ होता है उसमें अमेरिकन्स लेफ्ट साइड पर होते हैं और एशिया राइट साइड पर होती है। यूरोप और फ्रांस मैप के सेंटर में डिपिक्ट किए जाते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन चाइना में जो दुनिया का मैप यूज़ होता है उसमें अमेरिका राइट साइड पर होती है और यूरोप लेफ्ट साइड पर। फ्रेंच लोग जो चाइनीज़ दुनिया का मैप देखते हैं शायद उनको एक मुश्किल सा एहसास होता होगा, जैसे कि उनको नाइंसाफ़ी से फ्रिंगस पर भेज दिया गया हो। युवा बोलते हैं, हाँ आपकी बात मैं समझ गया। दार्शनिक बोलते हैं, लेकिन जब दुनिया को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्लोब यूज़ होता है तो क्या होता है, क्योंकि ग्लोब के साथ आप दुनिया को फ्रांस के सेंटर से देख सकते हैं।
या चाइना से या ब्राज़ील से, हर जगह सेंट्रल है एक ही वक्त में। ग्लोब पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेंटर्स हो सकते हैं जो व्यूअर्स के लोकेशंस और एंगल ऑफ व्यू के हिसाब से होते हैं। ये ग्लोब के नेचर है। युवा बोलते हैं हाँ ये तो सही है। दार्शनिक बोलते हैं जो मैंने पहले कहा था कि तुम दुनिया के सेंटर नहीं हो, उसको समझो। तुम एक कम्युनिटी का हिस्सा हो, उसका सेंटर नहीं। युवा बोलते हैं मैं दुनिया का सेंटर नहीं हूँ। हमारी दुनिया तो एक ग्लोब है, ना कि एक प्लेन पे कटा हुआ मैप। ठीक है, थ्योरी मैं तो समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे यह क्यों पता होना चाहिए कि मैं दुनिया का सेंटर नहीं हूँ। दार्शनिक बोलते हैं अब हम वहाँ पे आते हैं जहाँ से शुरू किए थे। हम सभी एक बिलोंगिंगनेस की तलाश में हैं कि यहाँ होना ठीक है, लेकिन एडलरियन साइकोलॉजी के हिसाब से बिलोंगिंगनेस वो चीज़ होती है जो आप खुद के मेहनत से हासिल करते हो, बस यहाँ होने से नहीं। युवा पूछते हैं खुद की मेहनत से मतलब क्या करना पड़ता है। दार्शनिक बोलते हैं अपने लाइफ टास्क का सामना करना पड़ता है। मतलब ये कि आप खुद के दम पे आगे बढ़ते हो, बिना वर्क, फ्रेंडशिप और लाभ के टास्क से भागे। अगर आप दुनिया के सेंटर हो तो आपको कम्युनिटी के लिए कमिटमेंट करने की कोई फिक्र नहीं होगी, क्योंकि बाकी सब लोग मेरे लिए कुछ करेंगे और आपको खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अब दुनिया का सेंटर नहीं हो और ना ही मैं। हमें अपनों पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा और इंटरपर्सनल रिलेशंस के टास्क के साथ अपने कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये इंसान मुझे क्या देगा, बल्कि ये सोचना चाहिए मैं इंसान को क्या दे सकता हूँ। ये कम्युनिटी के लिए कमिटमेंट है। युवा पूछते हैं तो कुछ देने से ही हम अपना रिफ्यूज पा सकते हैं। दार्शनिक बोलते हैं बिल्कुल। बिलोंगिंगनेस वो चीज़ है जो हम अपनी मेहनत से पाते हैं, यह हमें जन्म से मिलती हुई चीज़ नहीं है। कम्युनिटी फीलिंग एडलरियन साइकोलॉजी का एक मुश्किल कॉन्सेप्ट है। यह कॉन्सेप्ट युवा को पहले एक्सेप्ट करने में बहुत मुश्किल लगी थी और नेचुरल है कि उसको सेल्फ सेंटर्ड बोलने से उसको बुरा लगा। लेकिन इसको सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट करने में जो मुश्किल हुई थी वो था कम्युनिटी का इनक्रेडिबल एक्सटेंट, जो पूरा यूनिवर्स और बेजान चीज़ों को भी इंक्लूड करता है। एडलर और ये दार्शनिक आखिर बात क्या कर रहे थे? एक कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ युवा धीरे धीरे अपना मुंह खोला बोलने के लिए। फोर्थ नाइट का फिफ्थ पॉइंट, लिसन टू द वॉइस ऑफ ए लार्जर कम्युनिटी। युवा बोलते हैं मुझे मानना पड़ेगा तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। चलो मैं थोड़ा साफ करता हूँ। पहले इंटरपर्सनल रिलेशंस का दरवाज़ा है जिसमें हमें टास्क अलग करना पड़ता है और उसका गोल है कम्युनिटी फीलिंग। और तुम कह रहे हो कि कम्युनिटी फीलिंग का मतलब है दूसरों को साथी समझना। अभी तक तो मैं समझ सकता हूँ और मान भी सकता हूँ, लेकिन डिटेल्स थोड़े से अजीब लगते हैं। एक बात बताओ, तुम ये कम्युनिटी जो बोल रहे हो उसको प्योर यूनिवर्स में फैला देते हो और फिर पास्ट और फ्यूचर में भी, और सभी लिविंग से लेकर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स तक। दार्शनिक बोलते हैं सच कहो तो ये समझने में बहुत मुश्किल हो जाता है अगर कोई एडलर के कम्युनिटी कॉन्सेप्ट को लिटरली लेकर चाहे तो, और सोचे कि उसमें यूनिवर्स और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स भी आते हैं। अभी के लिए बस इतना समझो कि कम्युनिटी का स्कोप अनंत है। युवा पूछते हैं अनंत पर कैसे? दार्शनिक बोलते हैं एक एग्जाम्पल लो। एक आदमी जो रिटायरमेंट एज पे पहुंचकर काम छोड़ देते हैं और जल्दी ही अपनी एनर्जी खो देते हैं और डिप्रेस्ड हो जाते हैं। कंपनी से जो उसका कम्युनिटी थी उससे अलग हो जाता है और उसका कोई टाइटल या प्रोफेशन नहीं रहता। वो एक आम आदमी बन जाता है। जब वो ये बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि वो नॉर्मल है तो वो एकदम से बूढ़ा हो जाता है। लेकिन उस आदमी के साथ तो बस ये हुआ कि वो अपनी छोटी से कम्युनिटी से जो उसकी कंपनी थी उससे अलग हो गया। हर इंसान किसी न किसी अलग कम्युनिटी का हिस्सा होता है और अंत में हम सभी अर्थ की कम्युनिटी और यूनिवर्स की कम्युनिटी के हिस्से हैं। युवा बोलता है ये तो सिर्फ बकवास है। अचानक से बोलना तुम यूनिवर्स का हिस्सा हो जैसे कि इससे किसी का बिलोंगिंग का एहसास हो जाएगा। दार्शनिक बोलता है यह सच है। कोई भी एकदम से प्योर यूनिवर्स को इमेजिन नहीं कर सकता। फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम ये जानो कि तुम एक अलग बड़ी कम्युनिटी के हिस्से हो जो तुम्हारे नज़दीक जो दिखती है उससे परे है। जैसे कि तुम जिस देश या समझ में रहते हो और तुम उस कम्युनिटी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर देते हो। युवा पूछते हैं तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या? मान लो एक आदमी है जो कुमारा है, जिसने अपना नौकरी और दोस्त सब कुछ खो दिए हैं और जो दूसरों से दूर रहता है और बस अपना माँ बाप के छोड़े हुए पैसे पे जीता है। वो तो बेसिकली सभी टास्क से भाग रहा है।
वर्क के टास्क से, फ्रेंडशिप के टास्क और लाभ के टास्क। क्या तुम कहोगे कि ऐसा आदमी भी किसी कम्युनिटी का हिस्सा है? दार्शनिक बोलता है ज़रूर। मान लो वो बाहर जाता है एक ब्रेड का टुकड़ा खरीदने। उसके लिए वो एक कॉइन देता है। वो कॉइन सिर्फ ब्रेड के बेकर्स को नहीं जाता, वो आटे और मक्खन के प्रोड्यूसर्स को जाता है, उन इंग्रेडिएंट्स को डिलीवर करने वाले लोगों को जाता है, उन डिलीवरी व्हीकल्स के पेट्रोल देने वाले लोगों को जाता है, उन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ को जाता है, और ऐसे ही आगे। तो सब कनेक्टेड है। लोग कभी भी अकेला या कम्युनिटी से अलग नहीं होते और नहीं हो सकते। युवा पूछते हैं तो तुम ये कह रहे हो कि मैं ब्रेड खरीदते वक्त ज़्यादा फैंटेसाइज करूं? दार्शनिक बोलते हैं यह फैंटेसी नहीं है, यह फैक्ट है। एडलर के कम्युनिटी वो चीज़ भी इंक्लूड करती है जो हम देख नहीं सकते, जैसे हमारे घर और समझ, उन कनेक्शंस को भी जो हम देख नहीं सकते। युवा बोलते हैं माफ़ करना बोलने के लिए, लेकिन तुम एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी में भाग रहे हो। हमारा यहाँ जो इश्यूज़ है वो बिलोंगिंग का एहसास है कि यहाँ रहना ठीक है, और फिर इस बिलोंगिंग का एहसास का मतलब वो कम्युनिटी जो हम देख सकते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग है। तुम इससे एग्री करोगे ना? जैसे अगर हम कंपनी कम्युनिटी को अर्थ कम्युनिटी से कंपेयर करें तो किसी का बिलोंगिंग का एहसास जो बोलता है मैं इस कंपनी का मेंबर हूँ, वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तुम्हारे शब्दों में बोलूँ तो इंटरपर्सनल रिलेशंस का डिस्टेंस और डेप्थ बिल्कुल अलग है। ये तो नेचुरल है कि जब हम बिलोंगिंग का एहसास ढूंढते हैं तो हम छोटी कम्युनिटी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। दार्शनिक बोलते हैं ये तो बहुत ही समझदार बात है। तो चलो हम ये सोचते हैं कि हमें मल्टीपल और लार्जर कम्युनिटी के बारे में क्यों अवेयर होना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, हम सभी कई कम्युनिटीज़ के हिस्से हैं। हम अपने घर, अपना स्कूल, अपने काम और अपने रहने वाले समाज और देश के हिस्से हैं। ये तो तुम मानते हो ना? युवा बोलते हैं हाँ मैं मानता हूँ। दार्शनिक बोलते हैं तो मान लो तुम एक स्टूडेंट के तौर पर अपनी कम्युनिटी जो स्कूल है उसको एब्सोल्यूट समझते हो। मतलब स्कूल तुम्हारे लिए सब कुछ है। तुम्हारी आय स्कूल की वजह से है और उसके बिना कोई और आय पॉसिबल नहीं है। लेकिन नेचुरली उस कम्युनिटी में कभी भी ऐसे मौका आएंगे जब तुम्हें एडवर्सिटी का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि तुम्हें बुली किया जाए, या तुम्हारा दोस्त ना बने, या स्कूल वर्क में पीछे रहो, या स्कूल के सिस्टम से एडजस्ट ना हो पाओ। मतलब ये कि स्कूल के कम्युनिटी के हिसाब से तुम्हें वो रहना ठीक है, वो बिलोंगिंग का एहसास नहीं होगा। युवा बोलते हैं हाँ बिल्कुल ये हो सकता है। दार्शनिक बोलते हैं जब ऐसा होता है, अगर तुम स्कूल को अपने लिए सब कुछ समझते हो तो तुम बिना किसी बिलोंगिंग के रह जाओगे और फिर तुम एक छोटी कम्युनिटी में भाग जाओगे, जैसे अपना घर। तुम कमरे में अपने आप को बंद कर दोगे और शायद अपने ही परिवार वालों पे वायलेंस भी करोगे, और ऐसे करके तुम समहाउ बिलोंगिंग का एहसास पाने की कोशिश करोगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे फोकस करो कि एक अलग कम्युनिटी है और इसके साथ साथ एक बड़ी कम्युनिटी भी है। युवा पूछता है इसका मतलब क्या है? दार्शनिक बोलते हैं इसका मतलब ये है कि एक बड़ा दुनिया है जो स्कूल के बाउंड्रीज से बहुत परे है, और हम सभी उस दुनिया के हिस्से हैं। अगर तुम्हारे स्कूल में कोई वर्ल्ड नहीं है तो तुम्हारे स्कूल के दीवार से बाहर एक अलग वर्ल्ड ढूंढनी चाहिए। तुम स्कूल बदल सकते हो और स्कूल छोड़ना भी ठीक है। एक कम्युनिटी जिससे तुम सिर्फ एक विथड्रॉल नोटिस देकर अलग हो सकते हो, उससे तुम्हारा इतना ही कनेक्शन हो सकता है। जब तुम ये जान पाओगे कि दुनिया कितनी बड़ी है तो तुम्हें पता चलेगा कि जो हार्डशिप तुमने स्कूल में दिखी थी वो एक टी कप में तूफान लाना था। जिस पल तुम टी कप से बाहर निकलोगे वो भयानक तूफान गायब हो जाएगा और उसकी जगह एक हल्की सी हवा तुम्हें वेलकम करेगी। युवा बोलते हैं तो तुम ये कह रहे हो कि जब तक तुम टी कप में बंद रहोगे तो तुम बाहर का चेंज कभी नहीं पकड़ोगे। दार्शनिक बोलते हैं अपने कमरे में बंद रहना टी कप में रहना जैसा ही है, जैसे तुम एक छोटी सी शेल्टर में घुस गए हो सकता है कि तुम थोड़ी सी बारिश से बच सको, लेकिन तूफान रुकने का नाम ही नहीं लेगा। युवा बोलते हैं ठीक है, शायद थ्योरी में तो ऐसा ही हो, लेकिन बाहर निकलना मुश्किल है। स्कूल छोड़ने का फैसला भी आसान नहीं होता। दार्शनिक बोलते हैं मैं श्योर हूँ कि तुम सही हो, ये आसान नहीं होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक एक्शन का प्रिंसिपल याद रखो। जब हम इंटरपर्सनल रिलेशंस में डिफ़िकल्टीज से गुजरते हैं तो जब हमें कोई रास्ता नज़र आता है तो हमें सबसे पहले ये प्रिंसिपल सोचना चाहिए
जो कहता है बड़ी कम्युनिटी की आवाज़ सुनो। युवा पूछता है बड़ी कम्युनिटी की आवाज़ वो क्या है? दार्शनिक बोलते हैं अगर स्कूल है तो तुम्हें कम्युनिटी जो स्कूल है उसकी कॉमन सेंस से नहीं बल्कि एक बड़ी कम्युनिटी की कॉमन सेंस से चीज़ें जज करनी चाहिए। अब मान लो तुम्हारा स्कूल है और तुम्हारा टीचर ऑथोरिटेरियन तरीके से बिहेव कर रहा है, लेकिन तुम्हारे टीचर का पावर या ऑथोरिटी सिर्फ स्कूल जैसी छोटी कम्युनिटी से चलती है। कॉमन सेंस ये एक एस्पेक्ट है। ह्यूमन सोसाइटी जैसी कम्युनिटी के नज़रिए से तुम और तुम्हारा टीचर दोनों बराबर इंसान हो। अगर तुम पे अनरीजनेबल डिमांड्स डाले जा रहे हैं तो उन्हें डायरेक्ट ऑब्जेक्शन करना चाहिए। युवा बोलते हैं लेकिन टीचर के सामने ऑब्जेक्शन करना बहुत मुश्किल होगा। दार्शनिक बोलते हैं बिल्कुल नहीं, ये तो तुम और मैं का रिश्ता कहा जा सकता है, लेकिन अगर ये रिश्ता सिर्फ तुम्हारा ऑब्जेक्शन उठाने से टूट जाए तो ये वो रिश्ता नहीं है जिसमें तुम्हें शामिल होना चाहिए। इसे छोड़ देना ही सही है। अपने रिश्तों के टूटने से डरते रहना एक अनफ्री तरीका है जीने का, जिसमें तुम दूसरों के लिए जीते हो। युवा बोलते हैं तुम ये कह रहे हो कि कम्युनिटी फीलिंग के साथ साथ फ्रीडम भी चूज करो। दार्शनिक बोलते हैं हाँ जरूर, तुम्हारे सामने जो छोटी कम्युनिटी है उससे मत चिपको हमेशा, और तुम और मैं और सभी बड़ी कम्युनिटीज होंगी। फोर्थ नाइट का 6 पॉइंट, डू नॉट रिब्यूक और प्रेज। युवा बोलते हैं ठीक है मान लिया, लेकिन तुम्हें नजर नहीं आता तुमने एसेंशियल पॉइंट को टच ही नहीं किया, मतलब टास्क को अलग करने से कम्युनिटी फीलिंग तक का सफ़र। तो पहले मैं टास्क को अलग करता हूँ। मैं अपने टास्क को इस हद तक समझता हूँ और उसे आगे सभी दूसरे के टास्क है। मैं दूसरों के टास्क में नहीं बोलता और एक लाइन खींचता हूँ ताकि मेरे टास्क में कोई ना बोले। लेकिन इस टास्क को अलग करके कैसे इंटरपर्सनल रिलेशंस बना सकता है और अंत में कम्युनिटी फीलिंग पहुँच सकता है जो कहता है यहाँ रहना ठीक है। एडलेरियन साइकोलॉजी हमें वर्क, फ्रेंडशिप और लाभ जैसे लाइफ टास्क से कैसे निकालने की सलाह देती है। लगता है तुम मुझे एब्स्ट्रैक्ट वर्ड से कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो बिना कोई कॉन्क्रीट एक्सप्लेनेशन दिए। दार्शनिक बोलते हैं हाँ तुमने इम्पोर्टेंट पॉइंट पकड़ लिया। टास्क को अलग करने से गुड रिलेशंस कैसे जुड़ती है, मतलब ये कि हम कैसे ऐसे रिलेशंस बनाते हैं जिसमें हम कोऑपरेट करते हैं और एक दूसरे के साथ हार्मोनी में रहते हैं, और इसके लिए हमें हॉराइजॉन्टल रिलेशनशिप जैसी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। युवा पूछते हैं हॉराइजॉन्टल रिलेशनशिप वो क्या है? दार्शनिक बोलते हैं चलो एक आसान एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का। चाहे वो चाइल्ड रियरिंग हो या वर्क प्लेस में जूनियर स्टाफ को ट्रेन करना हो, जनरली स्पीकिंग दो अप्रोचेस होते हैं जो कंसिडर किए जाते हैं। एक है राइजिंग बाय रिब्यूक और दूसरा है राइजिंग बाय प्रेज। युवा बोलते हैं ये तो बहुत चर्चा का टॉपिक है, आगे बताइए। युवा बोलते हैं प्रेज करके रेज करना, ऑफ कोर्स यही बेटर है। दार्शनिक बोलते हैं क्यों? युवा बोलते हैं एनिमल ट्रेनिंग का एग्जाम्पल लो। जैसे जब एनिमल को ट्रिक सिखाते हो तो उन्हें वीप से ओबे कर सकते हो, ये टिपिकल रेजिंग बाय रिब्यूक है। दूसरी तरफ एनिमल्स को फूड या काइंड वर्ड्स दिखाते भी ट्रिक सिखाया जा सकता है, ये राइजिंग बाय प्रेज वाला तरीका है। दोनों तरीके से सेम रिजल्ट्स मिलती है, वो नए ट्रिक्स सीख जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव की तरफ से बढ़ने का मोटिवेशन बिल्कुल अलग होता है। अगर एनिमल कर रहा है क्योंकि उसको रिव्यू किया जाएगा या क्योंकि वो प्रेज होना चाहता है, पिछले केस में उसको जॉय का एहसास होगा। रिव्यूक सिर्फ एनिमल को कमज़ोर बनाता है, लेकिन प्रेज करके रेज करना नेचुरली उसको स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाता है। ये तो ऑब्वियस कंक्लूजन लगता है। दार्शनिक बोलते हैं एनिमल ट्रेनिंग एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। अब इसको एडलेरियन साइकोलॉजी के नज़रिए से देखते हैं। एडलेरियन साइकोलॉजी में हम ये स्टेंस लेते हैं कि चाइल्ड रियरिंग में और दूसरों के साथ कम्युनिकेशन में भी हमें कभी भी प्रेज करना नहीं चाहिए। युवा पूछते हैं कभी नहीं? दार्शनिक बोलते हैं फिजिकल पनिशमेंट की तो सवाल ही नहीं उठता और रिब्यूकिंग भी एक्सेप्ट नहीं की जाती। हमें ना ही प्रेज करना चाहिए और ना ही रिब्यू करना चाहिए। ये एडलेरियन साइकोलॉजी का स्टैंड पॉइंट है। युवा बोलते हैं लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं लगता। दार्शनिक बोलते हैं प्रेज करके एक्ट की रियलिटी पे गौर करो। जैसे मान लो तुम्हारे स्टेटमेंट को प्रेज किया और कहा गुड जॉब, क्या तुम्हें यह वर्ड सुन के अजीब नहीं लगेगा? युवा बोलते हैं हाँ, शायद मुझे अनप्लेजेंट मूड में डाल देगा। दार्शनिक बोलते हैं तुम बता सकते हो ये अनप्लेजेंट क्यों लगेगा? युवा बोलते हैं
अनप्लेजेंट इस बात का एहसास होता है कि गुड जॉब के वर्ड से एक नीचे वाला इंसान को ऊपर वाला इंसान जज कर रहा है। दार्शनिक बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक माँ अपने बच्चे को प्रेज करती है जो उसकी डिनर बनाने को हेल्प किया, कह के यू आर सच ए गुड हेल्पर। लेकिन जब उसका पति सेम चीज़ करता है तो तुम श्योर हो सकती हो कि वो ऐसी नहीं कहेगी कि यू आर सच ए गुड हेल्पर। युवा बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल सही हो। दार्शनिक बोलते हैं, तो दूसरों के वर्ड से यू आर सच ए गुड हेल्पर या गुड जॉब या वेल आर नॉट यू समथिंग कह के एक माँ अपने बच्चे से बेजान रिश्ता बना रही है और उसे नीचे समझ रही है। तुमने जो एनिमल ट्रेनिंग का एग्जाम्पल दिया था वो भी इस बेजान रिश्ते का प्रतीक है। वर्टिकल रिलेशनशिप जो प्रेज करने से पीछे है। जब एक इंसान दूसरे को प्रेज करता है तो उसका गोल होता है किसी कमज़ोर इंसान को मैनिपुलेट करना। ये ग्रैटिट्यूड या रेस्पेक्ट से नहीं होता। युवा बोलते हैं, तो तुम ये कह रहे हो कि प्रेज करने का मकसद मैनिपुलेट करना होता है। दार्शनिक बोलते हैं, बिल्कुल, चाहे हम दूसरों को प्रेज करें या रिव्यू करें, सिर्फ कैरोट या स्ट्रीक का फ़र्क है और बैकग्राउंड गोल मैनिपुलेशन ही है। एडलेरियन साइकोलॉजी रिवार्ड एंड पनिशमेंट एजुकेशन को बहुत क्रिटिसाइज करती है क्योंकि उसका इंटेंशन बच्चे को मैनिपुलेट करना होता है। युवा बोलते हैं, नहीं तुम गलत हो। बच्चे की नज़रिए से सोचो, बच्चे के लिए क्या उनका माँ बाप का प्रेज होना सबसे बड़ा खुशी नहीं होता? उन्हें प्रेज चाहिए इसीलिए वो पढ़ाई करते हैं, उन्हें प्रेज चाहिए इसीलिए वो सही तरीके से बिहेव करते हैं। मेरे साथ भी बचपन में ऐसा ही था। मैं कितना अपने माँ बाप के प्रेज के लिए तड़पता था और बड़े होकर भी ऐसा ही हो रहा है। जब तुम्हारा बॉस तुम्हें प्रेज करता है तो अच्छा लगता है। सबके साथ ऐसा ही होता है। ये रीज़न से कुछ लेना देना नहीं है, ये बस इंस्ट्रक्चुअल इमोशन है। दार्शनिक बोलता है, किसी से प्रेज होना चाहता है या उल्टा किसी को प्रेज देना चाहता है। यह प्रूफ है कि तुम सभी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को वर्टिकल रिलेशनशिप समझ रहे हो। तुम्हारे साथ भी ये सच है, तुम वर्टिकल रिलेशनशिप में जीते हो इसीलिए तुम्हें प्रेज चाहिए। एडलेरियन साइकोलॉजी हर तरह के वर्टिकल रिलेशनशिप को रिफ्यूट करती है और प्रपोज करती है कि सभी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप होनी चाहिए। किसी सेंस में ये पॉइंट एडलेरियन साइकोलॉजी का फंडामेंटल प्रिंसिपल माना जा सकता है। युवा बोलता है, ये बात इक्वल बट नॉट द सेम के वर्ड्स से समझाई जाती है। दार्शनिक बोलते हैं, हाँ इक्वल मतलब हॉरिजॉन्टल। जैसे ऐसे आदमी होते हैं जो अपने वाइफ को वर्बली एब्यूज़ करते हैं, जो घर का सारा काम करता है ऐसे रिमार्क्स देकर, तुम पैसा नहीं लाती या मेरी वजह से खाना मिलता है। और मैं श्योर हूँ तुमने भी यही सुना होगा, तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम शिकायत क्यों कर रहे हो। ये बहुत शर्मनाक बात है। ऐसे स्टेटमेंट्स जो इकोनॉमिक सुपीरियरिटी या ऐसी चीज़ों की बात करता है उनका ह्यूमन वर्थ से कोई कनेक्शन नहीं होता। एक कंपनी के एम्प्लॉय और एक फुल टाइम हाउसवाइफ सिर्फ अलग अलग वर्क प्लेस और रोल्स रखते हैं और वो सच में इक्वल बट नॉट द सेम होते हैं। युवा बोलता है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। दार्शनिक बोलते हैं, शायद वो डरते हैं कि औरतें उनकी सिचुएशन पे समझ जाएंगी और ज़्यादा पैसे कमाएंगी और अपने आप को एसर्ट करेंगी। वो सभी इंटरपर्सनल रिलेशंस को वर्टिकल रिलेशनशिप समझते हैं और वो डरते हैं कि औरतों के नज़रिए से उनसे नीचे देखें। मतलब ये कि उनमें इंटेंस हिडन फीलिंग्स ऑफ इंफीरियरिटी है। युवा बोलते हैं, तो किसी सेंस में वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ रहा है जिसमें वो अपनी एबिलिटीज़ का शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। दार्शनिक बोलते हैं, ऐसा लगता है पहले ही जगह पे इंफीरियरिटी फीलिंग का अवेयरनेस होती है जो वर्टिकल रिलेशनशिप में उल्टी है। अगर कोई सभी लोगों के लिए हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप बना सकता है जो इक्वल बट नॉट द सेम होती है तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के इमर्ज होने का कोई जगह नहीं बचेगा। युवा बोलते हैं, शायद मेरे माइंड में कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन का अवेयरनेस है जब मैं दूसरों को प्रेज करता हूँ। अपने बॉस के साथ अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए फ्लैटरी करना, ये तो डेफिनेटली मैनिपुलेशन ही है ना। और उल्टा भी होता है, मैं दूसरों के प्रेज करने से मैनिपुलेट हो गया हूँ। फनी बट शायद मैं ऐसा ही इंसान हूँ। दार्शनिक बोलते हैं, हाँ इस सेंस में कि तुम वर्टिकल रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ सके, ऐसा ही लगता है। युवा बोलते हैं, ये तो बहुत फैसिनेटिंग है, आगे बताओ। फोर्थ नाइट का 7 पॉइंट, द एनकरेजमेंट अप्रोच। दार्शनिक बोलते हैं, जैसे कि आप याद करेंगे कि हमें टास्क से सेपरेशन के बारे में बात की थी।
मैंने इंटरवेंशन का टॉपिक उठाया था, ये दूसरों लोगों के टास्क में दखल अंदाजी करना है। तो आदमी इंटरवेन क्यों करता है? यहाँ भी बैकग्राउंड में वर्टिकल रिलेशनशिप का काम में आता है। ये इसीलिए है एक इंसान इंटरपर्सनल रिलेशंस को वर्टिकल समझता है और दूसरे पार्टी को अपने से नीचे देखता है कि वो इंटरवेन करता है। इंटरवेंशंस के जरिए एक इंसान दूसरे पार्टी को अपनी मर्जी का रास्ता दिखाने की कोशिश करता है। एक इंसान खुद को ये समझ लेता है कि वो सही है और दूसरा पार्टी गलत है, और यहाँ इंटरवेंशन मैनिपुलेशन ही है बस। पेरेंट्स जो बच्चे को पढ़ने के लिए बोलते हैं, ये एक टाइप का एग्जाम्पल है। हो सकता है कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट इंटेंशंस का काम कर रहा हो, लेकिन जब बात आती हो पेरेंट्स बच्चे पर दखल अंदाजी कर रहे हैं और उन्हें अपनी मर्जी का रास्ता चुनने के लिए मैनिपुलेट कर रहे हैं। युवा बोलते हैं, अगर एक इंसान हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप बना सकता है तो क्या इंटरवेंशन खत्म हो जाएगा? दार्शनिक बोलते हैं, हाँ हो जाएगा। युवा बोलते हैं, अगर आप सिर्फ बच्चे की पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन जब कोई इंसान आपके सामने सफ़र कर रहा हो तो आप उससे छोड़ नहीं सकते, है ना? क्या आप फिर भी कहेंगे कि हेल्पिंग हैंड देना इंटरवेंशन है और फिर कुछ नहीं करेंगे? दार्शनिक बोलते हैं, एक इंसान जो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ज़रूर है कि ऐसा असिस्टेंस ऑफर करे जो इंटरवेंशन में ना बदले। युवा बोलते हैं, इंटरवेंशन और असिस्टेंस में क्या डिफरेंस है? दार्शनिक बोलते हैं, अपनी बात को याद कीजिए। टास्क के सेपरेशन के डिस्कशन में बच्चे के स्लो वर्क के सब्जेक्ट पे, जैसे मैंने तब कहा था, ये एक टास्क है जो बच्चे को खुद रिजॉल्व करना है, ना कि पेरेंट्स या टीचर्स के लिए। तो इंटरवेंशन इस तरह का वर्क है कि दूसरे लोगों के टास्क में दखलअंदाजी करना और उन्हें ऐसा बोलना कि तुम्हें पढ़ना है या उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, जबकि असिस्टेंस दूसरी तरफ टास्क सेपरेशन को माना जाता है और हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप भी। समझने के बाद कि पढ़ना बच्चे का टास्क है, एक इंसान सोचता है कि वो उसके लिए क्या कर सकता है। कंक्रीटली बोलूँ, ऊपर से बच्चे को पढ़ाने के लिए बोलने की बजाय एक इंसान उस पर ऐसा काम कर सकता है कि वो अपनी पढ़ाई खुद संभाल सके और अपने टास्क को खुद फेस कर सके। युवा पूछते हैं, और वो एक्शन फोर्स नहीं होता? दार्शनिक बोलते हैं, नहीं, फोर्स किए बिना और टास्क हमेशा सेपरेट रखते हुए एक इंसान बच्चे को उन्हें खुद की रिजॉल्व करने में असिस्ट करता है। ये यू कैन लीड ए हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक, ये वाला अप्रोच है। वही इंसान है जो अपने टास्क का सामना करता है और वही रेजोल्यूशन बनाता है। युवा पूछते हैं, तो आप ना तारीफ करते हो और ना ही डांटते हो, है ना? दार्शनिक बोलते हैं, हाँ, ना तारीफ करते हैं ना डांटते हैं। ये एक तरह का असिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप पे बेस्ड है और एडलरियन साइकोलॉजी में इसे एनकरेजमेंट कहते हैं। युवा बोलते हैं, एनकरेजमेंट? हाँ, याद आया, ये टर्म आपने पहले भी बोला था। आपने बोला था कि आप बाद में एक्सप्लेन करेंगे। दार्शनिक बोलते हैं, जब एक इंसान अपने टास्क को फॉलो थ्रू नहीं कर रहा है तो ये इसीलिए नहीं होता कि उसमें एबिलिटी नहीं है। एडलरियन साइकोलॉजी हमें बताती है कि वहाँ इश्यू एबिलिटी का नहीं है, बल्कि बस ये है कि एक इंसान ने अपने टास्क का सामना करने का करेज खो दिया है। और अगर ये बात है तो सबसे पहले करना ये है कि वो खोई हुई करेज को रिकवर करे। युवा बोलते हैं, लेकिन हम तो बस सर्कल्स में घूम रहे हैं, ये तो बस तारीफ देने का जैसा ही है। जब एक इंसान दूसरे इंसान से तारीफ सुनता है तो वो अपनी एबिलिटी का सच में अवेयर हो जाता है और अपना करेज वापस पाता है। प्लीज़ इस पॉइंट को जिद्दी मत बनाइए, बस तारीफ देने की ज़रूरत को मानिए। दार्शनिक बोलते हैं, नहीं, मैं नहीं मान सकता। युवा बोलते हैं, क्यों नहीं मान सकते? दार्शनिक बोलते हैं, रीज़न तो क्लियर है, तारीफ मिलना ही वो चीज़ है जो लोगों को ये विश्वास दिलाता है कि उनमें एबिलिटी नहीं है। युवा पूछते हैं, आप कहना क्या चाहते हैं? दार्शनिक बोलते हैं, मैं दोबारा बोलूं, जितना ज़्यादा एक इंसान दूसरे इंसान से तारीफ सुनता है उतना ही ज़्यादा वो ये विश्वास बनाता है कि उसमें एबिलिटी नहीं है। प्लीज़ इस बात को याद रखने की कोशिश कीजिए। युवा बोलते हैं, ऐसे बेवकूफ़ लोग भी होते हैं क्या? ये तो उल्टा होना चाहिए। तारीफ मिलने से ही एक इंसान अपनी एबिलिटी का सच में अवेयर हो जाता है, ये तो ऑब्वियस है ना? दार्शनिक बोलते हैं, आप गलत हैं। अगर आपको तारीफ से खुशी मिलती भी है तो ये वर्टिकल रिलेशनशिप पे डिपेंडेंट होना और ये मानना है कि आप में एबिलिटी नहीं है
क्योंकि तारीफ देना एक जजमेंट होता है जो एक एबिलिटी वाले इंसान से एक एबिलिटी ना होने वाले इंसान के पास होता है। युवा बोलते हैं मैं इसे सहमत नहीं हो सकता। दार्शनिक बोलते हैं जब तारीफ ही एक इंसान का गोल बन जाता है तो वो ऐसी ज़िंदगी चुन लेती है जो दूसरे इंसान के वैल्यूज़ के हिसाब से चलती है। अपनी अब तक की ज़िंदगी को देखिए, क्या आप थक नहीं गए हैं अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की कोशिश में? युवा बोलते हैं वेल शायद हाँ। दार्शनिक बोलते हैं पहले टास्क को सेपरेट कीजिए, फिर एक दूसरे के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करते हुए इक्वल हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप बनाइए। इनकरेजमेंट ही वो अप्रोच है जो आगे आती है। फोर्थ नाइट का 8 पॉइंट, हाउ टू फील यू हैव वैल्यू। युवा पूछता है तो कॉन्क्रीटली बोल के इसका मतलब क्या है? एक इंसान ना तारीफ कर सकता है ना डांट सकता है, और कोई वर्ड्स और चॉइसेस है क्या? दार्शनिक बोलते हैं एक बार सोचिए कि जब आपको अपने काम में किसी ने हेल्प की है, ना कि किसी बच्चे से बल्कि अपने इक्वल पार्टनर से, तो शायद आपको जवाब तुरंत मिल जाएगा। जब एक दोस्त आपकी घर साफ करने में हेल्प करता है तो आप उससे क्या कहते हैं? युवा बोलते हैं मैं कहता हूँ थैंक यू। दार्शनिक बोलते हैं सही, आप ग्रेटिट्यूड के वर्ड्स बोलते हैं, थैंक यू कहते हैं, और उस पार्टनर को जो आपके काम में हेल्प किया है आप स्ट्रेट फॉरवर्ड खुशी भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आई एम ग्लैड, या फिर आप थैंक्स बोल सकते हैं ऐसे कहकर दैट वाज अ बिग हेल्प। ये एक इनकरेजमेंट का अप्रोच है जो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप पे बेस्ड है। युवा पूछते हैं बस इतना ही? दार्शनिक बोलते हैं हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप दूसरे लोगों के जज ना करें। जजमेंट एक ऐसा वर्ड है जो वर्टिकल रिलेशनशिप से निकलता है। अगर एक इंसान हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप बना रहा है तो उसके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रेटिट्यूड और रिस्पेक्ट और जॉय के वर्ड्स होंगे। युवा बोलते हैं आपका पॉइंट कि जजमेंट वर्टिकल रिलेशनशिप से बनता है, ये तो सही लगता है। क्या थैंक यू की वर्ड्स इतनी बड़ी पावर रखते हैं कि वो करेज वापस ला सके? आखिर में साफ सुनना पसंद करूंगा चाहे वो वर्ड्स वर्टिकल रिलेशनशिप ही क्यों ना आए। दार्शनिक बोलते हैं तारीफ मिलना बेसिकली ये मतलब है कि एक इंसान दूसरे इंसान से गुड के जजमेंट को रिसीव कर रहा है, और उस एक्ट की गुड या बैड की मेजर वो इंसान का यादस्टिक या ग्रेटिट्यूड होता है। अगर तारीफ मिलना ही एक इंसान का गोल है तो उसके पास कोई चॉइस नहीं होगी कि वो इस इंसान का ग्रेटिट्यूड अडॉप्ट करे और अपनी फ्रीडम पे ब्रेक्स लगा दे। दूसरी तरफ थैंक यू जजमेंट के बजाय ग्रेटिट्यूड का क्लियर एक्सप्रेशन होता है। जब एक इंसान ग्रेटिट्यूड के वर्ड सुनता है तो वो जानता है कि उसने दूसरे इंसान का कंट्रीब्यूशन किया है। युवा पूछता है तो अगर आप दूसरे इंसान से गुड के जजमेंट्स सुनते हो तो आपको लगता नहीं है कि आपने कंट्रीब्यूशन किया है? दार्शनिक बोलते हैं बिल्कुल नहीं, ये एक पॉइंट है जो हमारे बाद वाले डिस्कशन से भी जुड़ा होगा। एडलरियन साइकोलॉजी में कंट्रीब्यूशन पे बहुत जोर दिया जाता है। युवा पूछता है क्यों? दार्शनिक बोलते हैं वेल, एक इंसान को करेज पाने के लिए क्या करना पड़ता है? एडलर के हिसाब से जब एक इंसान अपनी वर्थ फील कर सकता है तो वो करेज पोसेस कर सकता है। युवा पूछता है जब एक इंसान अपनी वर्थ फील कर सकता है, ये कैसी बात हुई? दार्शनिक पूछता है क्या आपकी याद में है जब हम इंफीरियोरिटी फीलिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो मैंने इसे सब्जेक्टिव वर्थ का इश्यू बताया था। क्या एक इंसान अपनी वर्थ फील कर सकता है या वो वर्थलेस बीइंग फील करता है? अगर एक इंसान अपनी वर्थ फील कर सकता है तो वो खुद को एक्सेप्ट कर सकता है जैसा कि वो है और अपने लाइफ टास्क का सामना का करेज भी रख सकता है। तो इस पॉइंट पे जो इश्यू उठता है वो ये है कि आखिर एक इंसान अपनी वर्थ फील करने में कैसे कैपेबल बन सकता है। युवा बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं भी चाहता हूँ कि आप इस बात को क्लियरली एक्सप्लेन करें। दार्शनिक बोलता है ये बहुत ही सिंपल है। जब एक इंसान ये फील कर सकता है कि मैं कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल हूँ तभी वो अपनी वर्थ का ट्रू सेंस पा सकते हैं। ये आंसर एडलरियन साइकोलॉजी में ऑफर किया जाता है। युवा बोलता है कि मैं कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल हूँ। दार्शनिक बोलता है कि एक इंसान कम्युनिटी पे मतलब दूसरे लोगों पे काम कर सकता है और वो फील कर सकता है कि मैं किसी का काम आया। दूसरे इंसान से गुड के जजमेंट को फील करने की बजाय अपने सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट से फील कर सकते हैं कि मैं दूसरे लोगों का कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ।
तभी हम अपनी वर्थ का ट्रू सेंस पा सकते हैं। जो भी हमने कम्युनिटी फीलिंग और एनकरेजमेंट के बारे में डिस्कस किया है वो सब यहाँ कनेक्ट होता है। युवा बोलते हैं मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। दार्शनिक बोलते हैं हम अब डिस्कशन का कोर पे आ रहे हैं, प्लीज़ थोड़ी देर और मेरे साथ बनिए। ये दूसरों के लिए कंसर्न रखना, हॉराइजॉन्टल रिलेशनशिप बनाना और एनकरेजमेंट का अप्रोच लाना के बारे में है। ये सब चीज़ें मैं किसी का काम में आया कि डीप लाइफ अवेयरनेस से कनेक्ट है और उससे आगे आपके जीने का करेज से। युवा बोलते हैं किसी के काम आना यही है जिसके लिए मेरी ज़िंदगी जीने का लायक है। युवा थोड़ा कंफ्यूज में रहते हैं। दार्शनिक बोलते हैं चलो थोड़ा ब्रेक लेते हैं, आपको कॉफ़ी चाहिए? युवा बोलते हैं हाँ प्लीज़। कम्युनिटी फीलिंग का डिस्कशन कभी ना कभी कंफ्यूजिंग हो ही जाता है। एक इंसान ना तारीफ कर सकता है और ना ही डांट सकता है। जो भी वर्ड्स दूसरे लोगों को जज करने के लिए यूज़ किया जाते थे वो वर्टिकल रिलेशनशिप से निकलते थे और हमें हॉराइजॉन्टल रिलेशनशिप बनाना था। और सिर्फ तब जब एक इंसान ये फील कर सकता था कि वो किसी के काम आया था, तभी वो अपनी वर्थ का ट्रू अवेयरनेस पा सकता था। इस लॉजिक में कहीं ना कहीं एक बड़ा फ्लो था। युवा ने ये इंस्टिंक्टिवली महसूस किया जब वो गर्म कॉफ़ी पी रहे थे। उसके ग्रैंडफादर के ख्याल उसके दिमाग में आया। फोर्थ नाइट का 9th पॉइंट, एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट। दार्शनिक पूछते हैं तो आपने समझ लिया? युवा बोलता है धीरे धीरे, लेकिन हाँ थोड़ा क्लियर हो रहा है। आपको पता नहीं है लेकिन अभी आपने कुछ बहुत ज़्यादा बोल दिया है। ये एक डेंजरस, काफ़ी एक्सट्रीम ओपिनियन है जो दुनिया के हर चीज़ को नेगेट कर देता है। दार्शनिक बोलता है अच्छा सच, ये क्या है? युवा बोलता है ये आइडिया है कि किसी के काम आना ही वो चीज़ है जो एक इंसान को अपनी वर्थ का ट्रू अवेयरनेस देता है। अगर आप उल्टा सोचो तो जो इंसान किसी के काम नहीं आता उसका तो कोई वर्थ ही नहीं है। आप यही कह रहे हो ना? अगर एक इंसान इससे लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाए तो न्यूबॉर्न बेबीज और इनवैलिड्स और बेड रिडन ओल्ड पीपल का ज़िंदगी भी जीने का लायक नहीं है। ये कैसे हो सकता है? चलो मेरे ग्रैंडफादर के बारे में बात करते हैं। वो अपने दिन ओल्ड पीपल्स होम में बेड रिडन रहते थे। उन्हें डायमेंशिया है, तो वो अपने चिल्ड्रन या ग्रैंड चिल्ड्रन को पहचान भी नहीं सकते और उनकी कंडीशन कुछ ऐसी है कि वो कांस्टेंट केयर के बिना नहीं जी सकते। एक इंसान उन्हें किसी के काम आने वाला नहीं सोच सकता। क्या आपको ये नज़र नहीं आता? आपका ओपिनियन बेसिकली ये है कि मेरे ग्रैंडफादर से कहना ऐसे लोग जैसे आप जीने के लायक ही नहीं है। दार्शनिक बोलते हैं ये मैं बिल्कुल रिजेक्ट करता हूँ। युवा पूछता है आप कैसे रिजेक्ट करते हो? दार्शनिक बोलते हैं कुछ पेरेंट्स हैं जो मेरे इनकरेजमेंट के कॉन्सेप्ट को रिफ्यूट करते हैं, ये कहकर हमारा बच्चा सुबह से शाम तक बुरा काम करता है और कभी भी मौका ही नहीं मिलता उससे थैंक यू या यू हेल्प मी ए लॉट बोलने का। कॉन्टेक्स्ट शायद आपकी बात से सेम ही है ना? युवा बोलते हैं हाँ सेम ही है। तो मुझे बताइए प्लीज़ कि आप इससे जस्टिफाई कैसे करते हैं? दार्शनिक बोलते हैं इस पॉइंट पे आप दूसरे इंसान को उसके एक्ट के लेवल पर देख रहे हो। मतलब कि वो इंसान कुछ किया, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद लगता है कि बेड रिडन ओल्ड पीपल सिर्फ न्यूसेंस है और किसी के काम नहीं आते। तो चलो दूसरे लोगों को एक्ट की लेवल पर नहीं बल्कि बीइंग ऑफ लेवल पे देखते हैं, बिना जज किए कि दूसरे लोगों ने कुछ किया या नहीं। एक इंसान उनके वाहन होते हैं, उनके एग्जिस्टेंस में खुशी होता है और उन्हें ग्रैटिट्यूड के वर्ड से बुलाता है। युवा पूछते हैं आप उनके एग्जिस्टेंस को बुलाते हैं? आप क्या बोल रहे हो? दार्शनिक बोलते हैं अगर आप चीज़ें बीइंग के लेवल पर कंसिडर करो तो हम दूसरों के काम आते हैं और वर्थ रखते हैं। ये एक इनडिस्प्यूटेबल फैक्ट है। युवा बोलते हैं कुछ भी, बस मजाक बंद करो। बस यहाँ होने से किसी का काम आना ये तो कोई न्यू रिलीजन से निकलता हुआ लगता है। दार्शनिक बोलते हैं वेल फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी मदर का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी लाइफ डेंजर में है। ऐसे टाइम पे आप ये नहीं सोचेंगे कि आपकी मदर ने कुछ किया या ऐसी कोई बात। शायद आप बस यही सोचेंगे कि अगर वो बच जाए तो आप खुश होंगे। युवा बोलते हैं ऑफ कोर्स मैं सोचूंगा। दार्शनिक बोलते हैं यह बीइंग की लेवल पे ग्रेटफुल होने का मतलब है। आपके मदर क्रिटिकल कंडीशन में शायद कुछ भी ना कर सकती हो जो एक्ट माना जा सके,
लेकिन बस जिंदा रहकर वो आपके और आपके फैमिली के साइकोलॉजिकल स्टेट को सपोर्ट कर रही है और इसीलिए वो काम आती है। आपके लिए भी सेम कहा जा सकता है। अगर आपकी लाइफ डेंजर में हो और आप एक थ्रेड पे लटके हुए हो तो आपके पास के लोग शायद बहुत खुश हो जाए बस आपके एग्जिस्टेंस से ही। वो थैंकफुल फील करेंगे कि आप यहाँ सेफ है और आप रियलाइज़ करेंगे कि वो आपसे कोई डायरेक्ट एक्ट करवाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। कम से कम उन्हें ऐसा सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपने आप को एक्ट्स के लेवल पर सोचने की बजाय पहले एक इंसान अपने आप को बीइंग की लेवल पे एक्सेप्ट करता है। युवा बोलता है ये एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, एवरीडे लाइफ अलग है। दार्शनिक बोलते हैं नहीं सेम है। युवा बोलते हैं इसमें सेम क्या है, मुझे थोड़ा और एवरीडे एग्जाम्पल दीजिए। अगर आप नहीं दे सकते तो मैं इससे एग्री नहीं कर सकता। दार्शनिक बोलते हैं ठीक है, जब हम दूसरे लोगों को देखते हैं तो हम अपने आइडियल इमेजेस बनाते हैं जिनसे हम फिर खुद को कम करते हैं और जज करते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो कभी अपने पेरेंट्स से नहीं झगड़ता, स्कूल वर्क और स्पोर्ट्स दोनों में एक्सेल करता है, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाता है और बड़ी कंपनी ज्वाइन करता है। कुछ पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे के लिए ऐसा आइडियल चाइल्ड का इमेज कंपेयर करेंगे जो कि एक इम्पॉसिबल फिक्शन है और फिर कंप्लेंट्स और डिससेटिस्फैक्शन से भर जाएंगे। वो आइडियलाइज इमेजेस को 100 पॉइंट्स मानते हैं और उनसे धीरे धीरे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये एक जजमेंट वाला सोचना है। बजाय इसके पेरेंट्स अपने बच्चे को किसी और से कंपेयर करने से बाज आ सकते हैं और उसके असली रूप में देख सकते हैं और उसके वहाँ होने में खुश और ग्रेटफुल हो सकते हैं। किसी आइडियलाइज इमेज से पॉइंट माइनस करने की बजाय वो 0 से स्टार्ट कर सकते हैं और अगर वो ऐसा करते हैं तो वो उसके एग्जिस्टेंस को ही बुलाने में सक्षम होना चाहिए। युवा बोलते हैं ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ एक आइडियलिस्टिक अप्रोच है। तो आप ये कह रहे हो कि जैसे बच्चा जो कभी स्कूल नहीं जाता या जॉब नहीं करता बस घर में बंद रहता है, उससे भी ग्रेटिट्यूड कम्युनिकेट करना चाहिए और थैंक यू कहना चाहिए। दार्शनिक बोलते हैं बिल्कुल। मान लो आपका शट इन बच्चा आपकी मील के बाद डिशेस वॉश करने में हेल्प करता है। अगर आप तब बोलते हैं बस अब बहुत हो गया स्कूल जाओ, तो आप ऐसे पेरेंट्स के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं जो आइडियल चाइल्ड के इमेज से डिट्रैक्ट करते हैं। अगर आप ऐसा अप्रोच लेते हैं तो शायद बच्चा और भी डिस्करेज हो जाएगा, लेकिन अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड थैंक यू बोल सकते हैं तो शायद बच्चा अपनी वर्थ फील करे और वो एक नया स्टेप आगे बढ़े। युवा बोलता है ये तो बिल्कुल हिपोक्रिटिकल है, ये तो नॉनसेंसिकल बात है, ये तो क्रिसमस की नेबरली लाभ जैसा लगता है। कम्युनिटी फीलिंग, हॉराइजॉन्टल रिलेशनशिप, ग्रेटिट्यूड फॉर एग्जिस्टेंस और ऐसी बातें कौन कर सकता है। दार्शनिक बोलता है इस कम्युनिटी फीलिंग के इश्यूज पे एक इंसान ने एडलर से सिमिलर क्वेश्चन पूछा था। एडलर ने रिप्लाई किया था कोई तो स्टार्ट करना पड़ेगा। दूसरे लोग कोऑपरेटिव ना भी हो लेकिन वो आपसे कनेक्टेड नहीं है। मेरा एडवाइस ये है कि आप स्टार्ट कीजिए बिना रिगार्ड किए कि दूसरे कोऑपरेटिव है या नहीं। मेरा एडवाइस भी सेम ही है। फोर्थ नाइट का 10th एंड द लास्ट पॉइंट, पीपल कैन नॉट मेक प्रॉपर यूज ऑफ सेल्फ। युवा पूछते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए। दार्शनिक बोलते हैं बिल्कुल, बिना रिगार्ड किए कि दूसरे लोग कोऑपरेटिव है या नहीं। युवा बोलता है ठीक है, मैं आपको फिर से पूछता हूँ, लोग बस जिंदा रहकर ही किसी और के काम आते हैं और बस जिंदा रहकर ही अपनी वर्थ का ट्रू सेंस पाते हैं। आप यही कह रहे हो ना। दार्शनिक बोलते हैं हाँ। युवा बोलते हैं वेल मुझे नहीं पता, मैं जिंदा हूँ यहाँ और अब मैं कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता नहीं है कि मेरे पास वर्थ है। दार्शनिक बोलता है क्या आप वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हो कि आपको वर्थ फील नहीं होता। युवा बोलते हैं शायद ये वो बात है जो आप इंटरपर्सनल रिलेशंस कहते हो। बचपन से लेकर अब तक मुझे मेरे आसपास के लोगों ने, खास करके मेरे पेरेंट्स ने, एक बेकार सा छोटा भाई समझा है। उन्होंने कभी भी मुझे पहचानने की कोशिश नहीं की। आप कहते हो कि वर्थ वो चीज़ है जो एक इंसान खुद को देता है
लेकिन ये तो बस एक इम्प्रैक्टिकल थ्योरी है। फॉर एग्जाम्पल, लाइब्रेरी में जहाँ मैं काम करता हूँ, ज़्यादातर मेरा काम बस रिटर्न बुक्स को सॉर्ट करना और उन्हें सेल्फ पे वापस रखना है। यह रूटीन काम है जो कोई भी कर सकता है एक बार सीख जाए तो। अगर मैं काम छोड़ दूँ तो मेरा बॉस मुझे रिप्लेस करने में कोई ट्रबल नहीं होगा। मुझे सिर्फ अनस्किल्ड लेबर प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरत है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि काम करने वाला मैं हूँ या कोई और, या फिर कोई मशीन, और किसी को भी मेरा ज़रूरत नहीं है। ऐसे हालात में आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होगा, आप अपनी वर्थ का ट्रू सेंस पा सकते हो। दार्शनिक बोलते हैं, एडलेरियन साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर बहुत ही सिंपल है। पहले तो अपने और दूसरे इंसान के बीच एक हॉराइजॉन्टल रिलेशनशिप बनाओ, एक ही काफ़ी है। चलो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। युवा बोलता है, प्लीज़ मुझे बेवकूफ़ मत समझो। देखो, मेरे दोस्त हैं और मैं उनके साथ सॉलिड हॉराइजॉन्टल रिलेशनशिप बना रहा हूँ। दार्शनिक बोलते हैं, फिर भी मुझे शक है कि आपके पेरेंट्स और आपके बॉस और आपके जूनियर कलीग्स और दूसरे लोग के साथ भी जो रिलेशनशिप आप बना रहे हो वो वर्टिकल है। युवा बोलते हैं, ऑफकोर्स मेरे पास अलग अलग तरह के रिलेशनशिप्स हैं, हर किसी के लिए ऐसा ही होता है। दार्शनिक बोलते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या एक इंसान वर्टिकल रिलेशनशिप बनाता है या हॉराइजॉन्टल रिलेशनशिप? ये एक लाइफस्टाइल का इश्यू है और इंसान इतने क्लेवर नहीं होते कि वो ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग लाइफस्टाइल्स रखते हो। मतलब डिसाइड करना कि एक इंसान इस इंसान की इक्वल है या उस इंसान के साथ हायरार्किकल रिलेशनशिप में है, ये नहीं चलेगा। युवा बोलते हैं, आप ये कहना चाहते हो कि एक इंसान को एक या दूसरे चूज़ करना पड़ेगा, वर्टिकल रिलेशनशिप या हॉराइजॉन्टल रिलेशनशिप? दार्शनिक बोलते हैं, हाँ बिल्कुल सही। अगर आप किसी एक के साथ भी एक वर्टिकल रिलेशनशिप बना रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। आप अपने सारे इंटरपर्सनल रिलेशंस को वर्टिकल ट्रीट करोगे। युवा बोलता है, तो मैं अपने दोस्त के साथ भी वर्टिकल रिलेशनशिप ट्रीट कर रहा हूँ। दार्शनिक बोलता है, बिल्कुल सही। अगर आप उन्हें बॉस या सबॉर्डिनेट जैसे ट्रीट नहीं कर रहे हो तो भी ऐसा लगता है कि जैसे आप बोल रहे हो, ये मेरे से ऊपर है, ए मेरे से ऊपर है, बी मेरे से नीचे है। फॉर एग्ज़ाम्पल, या मैं ए का एडवाइस फॉलो करूँगा लेकिन बी का नहीं सुनूंगा, या मुझे सी के साथ प्रॉमिस तोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। युवा बोलता है, दार्शनिक बोलते हैं, दूसरी तरफ अगर एक इंसान कम से कम एक इंसान के साथ हॉराइजॉन्टल रिलेशनशिप बना पाया है, अगर एक इंसान ने ट्रू सेंस में इक्वल रिलेशनशिप बना पाया है, तो ये एक मेजर लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन है। उस ब्रेक थ्रू के साथ आपके सारे इंटरपर्सनल रिलेशंस धीरे धीरे हॉराइजॉन्टल बन जाएंगे। युवा बोलते हैं, क्या बकवास बातें कर रहे हो? इसको रिफ्यूट करने के बहुत तरीके हैं। कंपनी सेटिंग के बारे में मत सोचो। फॉर एग्जांपल, डायरेक्टर और उसको नए रिक्रूट्स के बीच इक्वल रिलेशनशिप बनाना फिजिबल नहीं होगा ना। हायरार्किकल रिलेशनशिप हमारे सोसाइटी के सिस्टम का हिस्सा है और उन्हें इग्नोर करना सोशल ऑर्डर को इग्नोर करना है। देखो, अगर आपको सुनने को मिले कि आपको कंपनी में एक नया रिक्रूट जो सिर्फ 20 साल का है और अचानक से आपके 60 समथिंग डायरेक्टर के साथ बडी बन जाता है, तो आपको ये फार फेच्ड नहीं लगेगा? दार्शनिक बोलते हैं, अपने एल्डर्स का रेस्पेक्ट करना ज़रूरी है। कंपनी स्ट्रक्चर में रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलग अलग लेवल्स होना नेचुरल है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सबके साथ दोस्ती करो या ऐसा बिहेव करो जैसे आप क्लोज फ्रेंड हो, बल्कि जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप कॉन्शियसनेस में इक्वल हो और जो एसर्ट करना है वो एसर्ट करो। युवा बोलते हैं, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो अपने सीनियर से बदतमीजी से बात कर सकूँ और मैं कभी भी ऐसा करने की सोचता भी नहीं हूँ। अगर मैं ऐसा करता तो मेरी सोशल कॉमन सेंस को क्वेश्चन किया जाता। दार्शनिक पूछते हैं, सीनियर क्या होता है? ये बदतमीज़ क्या होता है? अगर एक इंसान सिचुएशन का एटमॉस्फेयर गेज कर रहा है और वर्टिकल रिलेशनशिप पे डिपेंड हो रहा है तो वो इर्रेस्पॉन्सिबल एक्ट कर रहा है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने की कोशिश कर रहा है। युवा पूछते हैं, इसमें इर्रेस्पॉन्सिबल क्या है? दार्शनिक बोलते हैं, मान लो आपके बॉस के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के रिजल्ट में आपका काम फेल हो जाता है, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? युवा बोलते हैं, वेल वो मेरी बॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्योंकि मैं बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था और उन्होंने ही उन्हें डिसाइड किया था।
दार्शनिक पूछते हैं आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? युवा बोलते हैं नहीं, नहीं है। ये बॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ऑर्डर्स दिए थे। ये ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। दार्शनिक बोलते हैं आप गलत हैं। ये एक लाइफ है, आपके पास रिफ्यूज़ करने का स्पेस है और बेहतर तरीके प्रपोज करने का भी स्पेस होना चाहिए। आप बस ये सोच रहे हो कि रिफ्यूज़ करने का स्पेस नहीं है ताकि आप इंटरपर्सनल रिलेशंस के एसोसिएटेड कन्फ्लिक्ट से बच सके और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी, और आप वर्टिकल रिलेशनशिप पे डिपेंड हो रहे हो। युवा बोलते हैं तो आप ये कह रहे हो कि मैं अपने बॉस को डिसओबे करूं? हाँ, थ्योरी में मैं करूं, लेकिन थियोरेटिकली आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं ऐसा रिलेशनशिप बना ही नहीं सकता। दार्शनिक पूछते हैं सच? आप अभी मेरे साथ हॉराइजॉन्टल रिलेशनशिप बना रहे हो। आप खुद को बहुत अच्छा एहसास कर रहे हो। उस डिफ़िकल्टी के बारे में सोचने की बजाय आप बस यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। युवा पूछते हैं मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ? दार्शनिक बोलते हैं हाँ, इस छोटे से स्टडी में। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, मेरे लिए आप एक इररिप्लेसेबल फ्रेंड हो। क्या मैं गलत हूँ? युवा बोलते हैं मुझे अप्रिशिएट है सच में, लेकिन मैं डरता हूँ आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से। दार्शनिक पूछते हैं आप एग्जैक्टली किस चीज़ से डरते हैं? युवा बोलते हैं नेचुरली फ्रेंडशिप के टास्क से। मैंने कभी भी आपके जैसे ओल्डर मैन से दोस्ती नहीं किया है। मुझे पता नहीं कि इतनी एज डिफरेंस वाली फ्रेंड रिलेशनशिप पॉसिबल भी है या नहीं, या मुझे इसे स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप समझना बेहतर होगा। दार्शनिक बोलते हैं लव और रिलेशनशिप में एज मैटर नहीं करता। यह ज़रूर सच है कि फ्रेंडशिप के टास्क स्टेडी करेज रिक्वायर करते हैं। आपके और मेरे रिलेशनशिप के बारे में ठीक होगा कि आप डिस्टेंस थोड़ा कम करें। ऐसे डिग्री ऑफ डिस्टेंस में जहां हम बहुत क्लोज कांटेक्ट में नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपने आउटस्ट्रेच्ड आर्म्स के साथ दूसरे के फेसेस को टच कर सकते हैं। युवा बोलता है मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, बस एक बार और। मैं खुद को समझने की कोशिश करने का टाइम चाहता हूँ। आज का डिस्कशन ने मुझे बहुत सोचने के लिए दिया है। मैं ये सब घर लेकर जाना चाहता हूँ और अपने आप से कामली रिम्यूनेट करना चाहता हूँ। दार्शनिक बोलता है कम्युनिटी फीलिंग को ट्रू अंडरस्टैंडिंग पाने में टाइम लगता है। इसके बारे में यहाँ और सब कुछ समझना पॉसिबल है। प्लीज़ आप अपने घर वापस जाओ और इस पे केयरफुली सोचो और हमारे बाकी डिस्कशन से भी चेक करो। युवा बोलता है मैं करूँगा। वैसे भी मुझे ये सुन के काफ़ी झटका लगा कि मैं कभी भी दूसरों को देखता ही नहीं और सिर्फ अपने लिए कंसर्न रखता हूँ। आप तो बहुत ग्रेटफुल आदमी हो। दार्शनिक थोड़ा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं आप बहुत खुश तरीके से बोल रहे हो। युवा बोलते हैं मुझे बहुत मज़ा आता है। ऑफकोर्स दर्द भी होता है। ऐसा लगता है जैसे मुझ में तेज़ दर्द चला जाता है, जैसे मैं नीडल्स निगल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बहुत मज़ा आता है। आपके साथ डिस्कशन करना ये हैबिट फॉर्मिंग हो जाता है। मुझे थोड़ी देर पहले यह रियलाइज़ हुआ कि शायद मुझे सिर्फ आपका आर्ग्यूमेंट तोड़ना नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे भी आर्ग्यूमेंट तोड़ो। दार्शनिक बोलते हैं अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। युवा बोलते हैं लेकिन भूलना मत, मैंने आपको बोला था कि मैं आपका आर्ग्यूमेंट तोड़ के आपको घुटने पे लाऊंगा और मैंने गिव अप नहीं किया। दार्शनिक बोलते हैं थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा टाइम मिला। जब भी आपको टाइम मिले इसको कंटिन्यू करने के लिए आ जाना। मैं आशा करता हूँ कि आपने पिछले 3 पार्ट्सों की तरह इस पार्ट को भी एंजॉय किया होगा। आप हमें ऐसे ही सपोर्ट कर सकते हैं लाइक और सब्सक्राइब करके, और मैं आपके लिए लाऊंगा और भी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट बुक्स। आपसे मिलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट द 5th नाइट पे।